ओम नमो भगवते रुद्राय। पिछली क्लास में हमने एक कंजंक्शन पढ़ा था जुपिटर का सारे ग्रहों के साथ। तो आज जो हम कंजंक्शन पढ़ेंगे वो होगा सूर्य के साथ, ठीक है। और पहले उसके बाद से पहले हम समझेंगे कि सूर्य के कारतत्व क्या होते हैं। तो सूर्य का कंजंक्शन पढ़ेंगे और हम आज कवर करेंगे वक्री या रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में। अब वैसे तो ये थोड़ा फर्दर कंसेप्ट है, बट हम उसको आज इसलिए करेंगे कवर क्योंकि जो सूर्य होता है वह जीव कारक होता है, आत्मा कारक। और जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते हैं वो बेसिकली हमें जो इंसाइट देते हैं वो इंट्रोस्पेक्शन की इंसाइट होती है। तो मुझे लगा कि अगर हम इसको साथ में पढ़ेंगे इस कंसेप्ट को, तो शायद जब हम इंडिविजुअल प्लैनेट्स की पढ़ाई करेंगे तो उस समय हमारे लिए रेट्रोग्रेड के कंसेप्ट को समझना आसान होगा। अच्छा, एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ऑलमोस्ट 30% कुंडलियां हमको ऐसी मिलेंगी जिसमें रेट्रोग्रेड प्लैनेट एक ना एक कोई ना कोई होगा, क्योंकि जो इनका मूवमेंट होता है ना प्लैनेट्स का, वो इस प्रकार का होता ही है कि उसका 20% 30% जो ईयर में मूवमेंट है वो रेट्रोग्रेड में चला जाता है। तो उस वक्त जिसका भी जन्म हुआ होगा वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट पाया होगा अपनी कुंडली में। तो इसलिए आज इस कंसेप्ट को, उसके पीछे की जो फिलॉसफी है और उसका जो अफेक्ट है हमारे लाइफ पे, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। प्लैनेट वाइज डिस्कस करेंगे, बट जब हम इंडिविजुअल प्लैनेट्स पढ़ेंगे तो फिर उसको, इस नॉलेज को उसमें ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम कवर करेंगे सूर्य, उसके कारतत्व की बेसिक्स और फिर उसका कॉम्बिनेशन। क्लियर टिल हियर? तो सूर्य का देखो, सूर्य क्या है? सूर्य राजा है। हमने पहले भी ये चीज डिस्कस किया है कि सूर्य जो होता है वह राजा है। सूर्य पर्सनालिटी है, सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता है। एक वो गुरु जो हमें सिखाता है, उसके ऊपर की जो भी एक पदवी होती है ना, सूर्य वो है। सूर्य गवर्नमेंट है, सरकार है हमारी। एनीवेयर एंड एवरीवेयर वेयर सन हैज नॉट रीच, वहां लाइफ थोड़ा मुश्किल से ही पनप पाती है। तो सूर्य जीव कारक है। सूर्य इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ। अब साइंटिफिक उसमें नहीं जा रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें एक चीज आ सकती है कि नहीं, जहां सूर्य की रोशनी पहुंचती है वहां भी कुछ जीव जंतु तो होते ही हैं, बात सही है। बट ओवरऑल हम देखा जाए तो सूर्य जो है जीव कारक है। सूर्य की एक खास बात ये भी होती है कि जहां, मतलब सूर्य ना ज्यादातर जगहों पे अच्छे फल देते हैं, और जो भी ग्रह उनके साथ होते हैं उनको ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। सूर्य ही उनको ज्यादा अफेक्ट कर पाते हैं। रीजन बीइंग वो सबसे बड़े हैं, चंद्रमा को प्रकाशित कर रहे हैं, सारे ग्रह उनके चक्कर लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका एक इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है कुंडली में। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? अगर उसको हम रिवर्स करके देखें, जैसे शतरंज होती है तो राजा सबसे कम मूवमेंट करता है, पर सब उसको बचा रहे होते हैं और उस पर ही निर्भर करता है सब कुछ। तो कहीं ना कहीं सूर्य कम एक्ट करके भी सबसे बड़ा है। अब हम उसको कंबाइन करते हैं एक एक प्लानट के साथ, फिर देखते हैं कि उसके कॉम्बिनेशन के कारतत्व कैसे आते हैं। अच्छा, इसमें हमको हमेशा याद रखना है कि सूर्य, जैसे लाल रंग हमने बताया था ना, एक चटक लाल होता है, तो कलर का एक कंसेप्ट था वो हम याद रखेंगे। और सारे ग्रहों के ना बेसिक्स याद रखेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाता है कंसेप्ट्स को ऐड करके उनका रिजल्टेंट निकालना। तो सपोज हम पहला कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, जो बड़ा कॉम्बिनेशन है, सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब सूर्य और गुरु यानी कि एक कहीं का राजा और राजगुरु अगर साथ बैठे तो ये एक कंफर्टेबल पोजीशन है। ये कॉम्बिनेशन हमेशा कंफर्टेबल मांगनी गई है। सूर्य का एक कारतत्व तो ये होता है ना कि वो जो भी उसके आसपास बैठते हैं वो उनको जला देता है। अगर उसकी डिग्री बहुत क्लोज होती है तो जो अगला प्लैनेट होता है, जैसे चंद्रमा है या बुध है या इवन वीनस, को बहुत ज्यादा सूर्य अफेक्ट करते हैं। तो ये एक समस्या आती है कि अगर सूर्य से डिग्री पास हो तो बर्नआउट हो जाता है अगले जो प्लैनेट है उसका कारतत्व। जुपिटर के केस में ऐसा कम हो पाता है, क्योंकि जुपिटर के अपने भी कारतत्व बहुत बड़े हैं और जुपिटर अपने आप में भी बहुत बड़ा प्लैनेट है।
तो जुपिटर और सूर्य का जो योग होता है उसको शिवरंजनी योग कहते हैं। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था जब जुपिटर और सूर्य के कारतत्व को हम डिस्कस कर रहे थे। पर ओवरऑल ये योग जो होता है ये बहुत बढ़िया माना जाता है। अब जिसके पहले लगन में यो योग है वो अपनी लीनिएज को ना सही कर ले जाता है, अपने परिवार को, अपनी मेहनत। ऐसे लोग, ऐसे जो लोग होते हैं ना जिनके कुंडली में यो योग होता है, अक्सर देखा गया है कि वो लोग जो वाइस चांसलर की जो पोस्ट होती है ना उस पोस्ट तक चले जाते हैं। मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है क्योंकि वो गुरु है जो रूल भी कर रहा है। बड़े जजेस, बड़े लॉयर्स इस पोस्ट को पाते हैं। ये कॉम्बिनेशन, अगर सूर्य इसमें बहुत अच्छा कर्म कर रहा होगा तो अच्छा बड़ा धार्मिक गुरु जो प्रीचर होते हैं ना वो बनते हैं। तो ओवरऑल, और बताया जैसे बताया कि पहले घर में यह युवती अगर है तो आपके लग्न में आ गई तो आप अपने लीनिएज की या अपने परिवार की जो इस वक्त की हालत होगी उसको आप चेंज कर लेंगे अपनी लाइफ में। रीजन मीन जुपिटर वेल्थ है और सूर्य फोकस दे दिया उसको, और पॉजिटिव फोकस दे दिया उसको। उसने उस घर को, पहले ही घर को प्रकाशमान कर दिया। तो धन, धान्य, विद्या सब इस कॉम्बिनेशन में मिल जाती है। अब ये कॉम्बिनेशन फिफ्थ में अगर बन जाए तो सूर्य यहाँ और सबल हो जाते हैं क्योंकि ये उनका अपना घर है, तो यहाँ भी अच्छा रिजल्ट देती है। सेवेंथ हाउस में थोड़ा डिटैचमेंट लेकर आती है क्योंकि राजा, सेवेंथ हाउस में ना सूर्य जो होता है वह नीच का होता है। और नीच का जब ये ऊंच और नीचे कंसेप्ट हम लिखवा भी देंगे पर क्योंकि हम इतनी बार रिपीट करते जाएंगे तो ये समझ में भी आएगा। तो सेवेंथ हाउस में जब सूर्य नीच का हो जाता है तो यह वहां पे भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता है क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा सा डिटैच्ड हो जाता है। टेंथ हाउस में सूर्य बहुत प्रबल होते हैं क्योंकि कर्म का स्थान है ना, प्रताप का स्थान है, सरकार का स्थान है। तो टेंथ हाउस में ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक। तो ओवरऑल दिस कंजंक्शन, दिस युति इज कंसिडर्ड वेरी गुड। और जब हम हर योग को पढ़ेंगे ना, जैसे पिछली बार हमने 4-5 योग डिस्कस किए थे, ध्वजा योग था, गुरु चांडाल योग था, शिवरंजनी योग था, अमला योग था। तो इस बार भी जब हम डिस्कस कर, आगे भी जब क्लास में डिस्कस करेंगे, जब हम योग को पे पूरी क्लासेस करेंगे तो शिवरंजनी को अच्छे से डिस्कस करूंगा। पर अभी इतना जानो कि ये एक बढ़िया योग है। ठीक है। अब हम आते हैं अगले कॉम्बिनेशन पे। अगला कॉम्बिनेशन होता है इसका, अगर समीपता के साथ देखा जाए तो मरकरी का और वीनस का भी होता है। तो जब मरकरी से ये कॉम्बिनेशन बनता है ना तो राजा, मरकरी इज कंसिडर्ड प्रिंस, तो राजा और प्रिंस अगर एक कमरे में हो नॉर्मली कंफर्टेबल रहते हैं। और मरकरी इम्प्रेशनेबल प्लैनेट, मतलब वह, हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि जो मरकरी होता है वह जिसके साथ बैठता है उसी का कारतत्व को ग्रहण कर लेता है। तो अब वो राजा के कारतत्व को ग्रहण करेगा जब मरकरी, तो ओवरऑल बढ़िया रिजल्ट देगा। अच्छा, जो सन और मरकरी एक साथ बैठते हैं ना तो इनको बुधादित्य राजयोग कहते हैं। बुध यानी सन, अरे मरकरी, आदित्य यानी सन, तो बुध आदित्य राजयोग हो गया। अब क्या होएगा कि सन और मरकरी की जो डिस्टेंस है ना ये कभी 28 डिग्री से ज्यादा होती नहीं है। तो 70% कुंडलियों में आप देखेंगे कि सन और मरकरी एक साथ बैठते हैं। एट टाइम्स 70% से ज्यादा कुंडलियों में हमारे पास अगर सैंपल हो 100 कुंडलियों का तो 65, 70, 75 कुंडलियां ऐसी मिल जाती हैं जिसमें सन मरकरी एक साथ बैठ जाते हैं। तो ये तो तय हुआ कि 70 लोगों का राजयोग तो नहीं होता है। तो यह जिन घरों में कंफर्टेबल होगा सन उसमें ही राजयोग बनेगा। तो अगर ओपनली कोई ये कहे कि सूर्य बुध साथ पे बैठा है और यह राजयोग बना देगा तो ऐसा नहीं होता है। यह राजयोग बनाएगा जब स्पेसिफिक त्रिकोण में बैठेगा, केंद्र में बैठेगा और उन राशियों में बैठेगा जहां यह कंफर्टेबल। ठीक है। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि
मान लो 10th हाउस में बैठ गया, तो 10th हाउस में यह बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि कर्म का देवता था, वह कर्म का वो घर है, शनि का जो घर है कर्म का घर है। अच्छा, शनि के घर में सूर्य थोड़े कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बट फिर वही बात है कि सूर्य तो सूर्य है, वह अपने कार्यतत्व को बढ़ाते हैं वहां पे भी, तो कर्म को बढ़ा देते हैं। सूर्य हर चीज को बढ़ाता ही है, तो वो कर्म को बढ़ा देता है जब आदमी अपने, तो वहां पे बहुत अच्छा अचीवमेंट पाता है। तो जिनके ये कॉम्बिनेशन हो, किसी खराब ग्रह से दृष्ट ना हो, या कोई क्रूर ग्रह और ना बैठा हो, खराब राशि में ना हो, तो ऐसे लोग करियर में बहुत बढ़िया करते हैं। मोस्टली जो सिविल सर्विसेज वाले होते हैं ना, उनके अंदर दो कॉम्बिनेशन बहुत देखा गया है, एक सन और मरकरी का, और एक सन और सैटर्न का। सन सैटर्न वाला ज्यादा होता है सिविल सर्विसेज का, बट सन मरकरी करियर में ओवरऑल जो सीईओज हैं, जो स्टार्टअप्स के सीईओज हैं, क्योंकि मरकरी कहीं ना कहीं थोड़ी चंचलता लेकर आता है, तो अपने आप को पाइवट करते रहना, चेंज करते रहना, नए आइडियाज को इनकॉर्पोरेट करके आगे बढ़ना, ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। सन मरकरी कभी कभी रिजल्ट तब नहीं दे पाता है जब मून एंड राहु सिट्स टुगेदर एंड उससे कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बन रहा हो, मतलब त्रिकोण में हो या केंद्र में हो, या देखो, राहु और केतु की कोई दृष्टि नहीं होती है, मून की एक दृष्टि होती है बस, और वो अगर पड़ जाए और बहुत करीब बैठ जाएंगे तो मून वहां क्षय हो जाता है, अगर सन की डिग्री बहुत स्ट्रांग हो। तो जब हम डिग्री पढ़ेंगे तो हम समझेंगे इस चीज को। तो ओवरऑल देखा गया है कि यह भी कॉम्बिनेशन जो है, अगर हम अच्छे घरों में पाए और क्रूर ग्रहों से दृष्ट ना हो रहा हो, तो बढ़िया रिजल्ट देता है। ठीक है, आगे चले। भैया एक चीज पूछना है मुझे। हाँ। जैसे किसी के फोर्थ हाउस में सन और मरकरी है, हाँ। साथ में यदि विनस भी आकर के बैठा है, तो फिर मतलब वो गुड साइन नहीं है। हाँ, सी सन विल बर्न द कारतत्व ऑफ वीनस। ऐसे केस में दो तीन इश्यूज आते हैं। मैं जब अभी सन, ठीक है, चलो सन मरकरी हमने डिस्कस किया, हम सन वीनस भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब सन वीनस का क्या है ना, वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो हमको धन देता है। सन वीनस वाले, अच्छा, सन वीनस वालों को म्यूजिक का बहुत इंटरेस्ट होता है, बहुत ज्यादा। उनको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद होता है। दे कैन इवन बी गुड सिंगर्स, क्योंकि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दीज आर कारतत्व ऑफ वीनस, और सन उनको बढ़ा रहा है। बट अगेन, अगर डिग्री, जो वीनस की डिग्री है वो सन के क्लोज होती है ना, तो जो वीनस के कारतत्व होते हैं, सन उनको बर्न कर देता है। तो जो शादीशुदा जो लाइफ होती है ना, उस पर डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। अगर बहुत क्लोज डिग्री होती है ना, तो इम्पोर्टेंसी भी देखी गई है, ऐसे लोगों को बच्चा होने में थोड़ी दिक्कत होती है अगर बहुत क्लोज है तो, या अगर किसी खराब ग्रह घर में आकर बैठ गए तो घर, यहाँ राशि बहुत मैटर करती है। पर फोर्थ हाउस में कौन सी राशि बैठी है ये भी मैटर करेगा। अब फोर्थ हाउस में अगर एरीज आकर बैठ गया, सपोज करो कि फोर्थ हाउस बिकम्स द, लाइक फोर्थ हाउस में एरीज, एरीज आके बैठा हुआ है, तो सन के कारतत्व को बढ़ा दिया। तो अब सन के कारतत्व को बढ़ाया, क्योंकि कहीं ना कहीं, और वहां पे वो अगर तुम इसको देखो कि लियो आके बैठा तो भी सन के कारतत्व को बढ़ाया, तो वीनस इस पे ज्यादा अफेक्ट हो जाएगा, एग्रेशन होगा। ऐसे केस में अक्सर क्या होता है, हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट रहता है टिल द एज ऑफ 40-41, ईगो टसल बहुत रहता है इस केस में, ठीक है। वीनस के केस में ये भी देखा जाएगा कि अगर वहां पे तुला राशि बैठ जाए, तो वीनस हावी हो जाता है और इसके फल अच्छे मिलने लगते हैं। क्योंकि अब ये हुआ ना कि वहां पे वृषभ हो गया, या जैसे वृषभ है, वृषभ में सन बैठा है सपोज करो, तो अब वृषभ में सन है और उसके साथ वीनस बैठा हुआ है, तो वीनस को सपोर्ट मिल रहा है वृषभ से, तो सन और वीनस कंटेन हो गए आपस में। तो फिर ये जो मैंने निगेटिव बातें करी, इसका कम असर हो जाता है। तो हम्म। वृषभ में बैठा सन, वीनस कहीं भी बैठा हो सपोर्ट पाएगा उसको, ठीक है। ठीक है। ओवरऑल वीनस और सन की कॉम्बिनेशन का भी ये होता है कि ऐसे लोगों को
अगर ऐसे सपोज करो 9th हाउस में बैठ जाता है ना, तो ऐसे लोग अगर जैसे भागवत कराते हैं, तो उनका ये होता है यार सब लोग को पता रहे हम भागवत करा रहे हैं, वो पॉम्प एंड शो से पूरा कराएंगे, क्योंकि वीनस बैठ गया 9th हाउस में जाके। तो ये वो लोग होते हैं ना जिनको पूजा में थोड़ा शो ऑफ भी चाहिए। मन से भी करते होंगे, मैं उस पर जज नहीं कर रहा, बट उनकी पूजा या उनके धर्म के काम का थोड़ा सा उनको शो ऑफ या पब्लिसिटी चाहिए होता है। या बट यदि सन और मरकरी है साथ में, और हाँ। यदि वीनस भी है, तो यदि एक साथ यदि वो तीनों की तीनों एक ही घर पे यदि बैठे हुए हैं, अब जैसे हम कि देखेंगे फोर्थ कि हाउस। अब हम देखेंगे कि डिग्री किसकी, अगर सन के पास मरकरी बैठा है और वीनस दूर बैठा हुआ है, तो वीनस इज इन कंफर्टेबल पोजीशन। अगर मरकरी दूर बैठा, तो अपनी कुंडली डिस्कस करियो, मत करो क्लास में अपनी कुंडली, नहीं नहीं दूसरे अपनी कुंडली डिस्कस कर। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास हो गया, हमने जुपिटर का कॉम्बिनेशन देख लिया, हमने मरकरी का देख लिया, हमने वीनस का देख लिया। हम मून के कॉम्बिनेशन पे आते हैं। सन एंड मून अगर किसी का एक घर में है, उसका जन्म ना या तो अमावस के दिन हुआ होगा या प्रतिपदा के दिन हुआ होगा। मोस्टली ये माना जाता है कि ये बहुत बढ़िया योग नहीं है, क्योंकि भाई मून का सारा कारतत्व तो सन में जला दिया, और मून का कारतत्व तो चौथे घर से है, वो सुख का घर है। बट एज पर द कुंडलीज आई हैव सीन, एज पर द एक्सपीरियंस आई हैड, ऐसा है नहीं। क्योंकि मून जो है वह सूर्य से प्रकाशित होता है, और मून को अगर राम ने रानी का दर्जा दिया, तो सन और मून साथ में कभी अनकंफर्टेबल रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब उसमें यह हो सकता है कि मून या सन किसी ऐसे घर में बैठ जाएं जहां सन डेबिलेटेड हो या मून डेबिलेटेड हो, तो इसका एक निगेटिव असर आ सकता है। ठीक है। अब मून जैसे 4th हाउस में बलि होता है, सन नहीं होते हैं, तो ये 4th हाउस में एक ठीक ठाक रिजल्ट देगा। पर 10th हाउस में मून रहेगा और सन वहां पे रहेगा, तो ये ठीक रिजल्ट नहीं देगा। 11th हाउस में भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सन एंड मून का भी कॉम्बिनेशन मैक्सिमम जगहों पे अच्छा रिजल्ट देता है। 8वें घर में मून और सन दोनों अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। छठे घर में भी थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन फर्स्ट हाउस में, 5th हाउस में रिजल्ट, 5th हाउस में इसका एक कॉम्बिनेशन कहते हैं कि अच्छा नहीं होता है, क्योंकि 5th हाउस में सन और स्ट्रांग हो जाएंगे तो मून को और कंबस्ट कर देंगे। बट जनरली मैंने ऐसा नहीं देखा है। अच्छा, फिफ्थ जब हाउस हम में अगर ये मू सारे साथ में हो, जितने अभी हाँ। आपने बताए, अ, हम्म। जैसे मेरे पास एक नहीं कुंडली है देखो, उसमें दो नहीं 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 नहीं, मून दो से ज्यादा का और, भी हम नहीं, दो से अच्छा ज्यादा का ठीक है, डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। क्योंकि फिर उसके बाद से फिर डिग्रीज का भी, पहले डिग्री का हम्म। डिस्कशन कर लेंगे, फिर दो से ज्यादा का डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो सन एंड मून का जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन होता है, वह देखा जाता है कि अलग अलग, अगेन, किस राशि में बैठे हैं, किस हाउस में बैठे हैं, वहां मून कितना कंफर्टेबल है, इससे डिसाइड होगा। क्योंकि सन तो अपने एंड पे प्रकाश करके उसके कारतत्व को फैलाने की कोशिश कर रहा था। कंबस्ट वो इस वजह से हो गया क्योंकि वो करीब थे या दूर थे। ठीक है। अब आता है मेन कॉम्बिनेशन। मेन 3 कॉम्बिनेशन है सन के, शनि के साथ, केतु के साथ और राहु के साथ। हमने पिछली बार जो कहानी पढ़ी थी ना, कि सन जो है वो, मतलब उनकी जो पत्नी थी संज्ञा, वो अपनी एक छाया बनाकर चली गई, और छाया के साथ संबंध बन के शनि का जन्म हुआ। और सूर्य को वह रूपवान नहीं लगे, फिर उनको पता चल गया, तो उन्होंने अपने आप को या शनि को खुद से दूर कर दिया। तो इस कॉम्बिनेशन का सबसे जो बड़ा इफेक्ट दिखेगा जिसकी भी कुंडली में होगा, कि जो जातक होगा उसके या तो अपने पिता से बहुत खराब संबंध होंगे या अपनी संतान से बहुत खराब संबंध होंगे। ये तय बात। दिस इज वन शॉट प्रोडिक्शन फॉर यू, कि अगर किसी भी कुंडली में सन इज सिटिंग विद सैटर्न, it will destroy the relationship between either your father or your kids। पहले पहले की वैसे जनपत्रियों में पुत्र लिखा जाता था, बट अभी तो हम जेंडर बायस में नहीं पढ़ेंगे, अभी तो इट इज लाइक संतान। दूसरा, ऐसे लोगों का करियर डावाडोल रहता है।
थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है करियर बनाने में। अब इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट बताते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करनी है होती है करियर बनाने में, तो जो ब्यूरोक्रेट्स की मैक्सिमम कुंडलियां देखी गई, वो देखी गई हैं सन सैटर्न कॉम्बिनेशन, क्योंकि वो घिस घिस के वहां तक पहुंचे। दिस कॉम्बिनेशन गिव्स यू अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर वर्किंग, क्योंकि सन सैटर्न के यानी कर्म के कारतत्व को बढ़ा रहा है। अब शनि जहां जहां भी अच्छे होंगे, कंफर्टेबल होंगे, वहां ये अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो हम अब देखेंगे कि शनि कहाँ अच्छे नहीं है। अगर वहां सन बैठ गया तो फिर सन को किस तरह से हम सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि सन को वहां पे फिर मंगल का सपोर्ट, जब हम रेमेडी करेंगे ना, तो उस वक्त हम फिर शनि को बलि करने के लिए या मंगल को बलि करने के लिए सूर्य का इलाज करेंगे, और रिवर्स करेंगे जब हम को किसी दूसरे ग्रह को बलि करना होगा। पर बेसिक पैटर्न यही है कि जब भी सन और सैटर्न साथ में आते हैं, तो एक तो पिता पुत्र या संतान से संबंध खराब करा देते हैं, दूसरा करियर में उथल पुथल तो लेकर आते ही। मतलब इट इज लाइक, जब तक ये शनि का एक्टिवेशन नहीं हो जाएगा ना 36 की एज तक, आपको बहुत रगड़ना पड़ेगा। आफ्टर द एज ऑफ 36 थिंग्स गेट सेटल्ड, बिकॉज देन Saturn start awarding you for your all the efforts which you have done. But again, if this combination gives you results, it will make you chief secretary. If you want to be into a private sector, it will make you a CEO, because आप घिस के आए हो ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। पर फिर ये शनि पे बली कितना है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चले। अच्छा, इससे पहले हम लोग ना वो पढ़ रहे थे ना, सन प्लस वीनस। सन प्लस वीनस ना वर्चुअल जुपिटर बनाता है। तो ऐसे लोगों की कुंडली में 2 जुपिटर होगा, जो सन प्लस वीनस वाले लोग होंगे। तो अगर वीनस मान लो ऐसे किसी घर में बैठा हुआ है जो अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, और दूसरे ये सन प्लस वीनस कहीं ऐसा बैठ गए जो ऐसा, वहां पे वीनस जो जुपिटर बन रहा है वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो एक तो उसके नेगेटिव इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे। पर अगर दोनों खराब हो गए तो ईगो इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। तो अगर पहले और 12वें में बन गया पहले 12वें में तो देखो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो एक तरफ से पहले पैसा 12वें बनेगा, एक में, तरफ से जाएगा। हाँ पहले 12वें में तो अच्छा नहीं माना जाएगा। अच्छा, सन प्लस मार्स रह गया था ना। हम्म। अभी सन प्लस मार्स नहीं पड़े, अभी शनि राहु केतु की जगह सन प्लस मार्स तो बचा ही रह गया। ठीक है, सन प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन भी अच्छा होता है, लेकिन इसमें एक समस्या ये आती है कि ऐसे लोगों में ईगो बहुत होता है। अब क्यों होता है, तो पहले मार्स के कारतत्व को समझते हैं। मार्स क्या है, सेनापति है, हम्म। और सन राजा है। अब राजा सेनापति का कॉम्बिनेशन तो बढ़िया ही हो गया, क्योंकि राजा ने बोला, सेनापति ने कहा हमको करना है, बहुत दिमाग का इस्तेमाल भी नहीं करना है। तो ऐसे लोग ऑफिस में वो लोग होते हैं ना, जो बॉस के बड़े प्रिय होते हैं, क्योंकि बॉस ने कहा है हमको करना है। और ऐसे लोग ग्रोथ भी बहुत अच्छे से पाते हैं, क्योंकि सेनापति होते हैं तो उनको लड़ने आता है। 10th हाउस बन गया, प्रमोशन ही प्रमोशन। 5th बन गया, कलीग से झगड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे। अब 8th हाउस बन गया, 8th हाउस में दिक्कत, एक्सीडेंट प्रो हो जाएंगे। इन लोगों के एक्सीडेंट बहुत होते हैं अगर 8th से बन जाता है तो। क्योंकि क्या हुआ, सन ने और ज्यादा 8th हाउस के कारतत्व को बढ़ाया, और वहां मंगल बैठा था। मंगल इस कारक ऑफ एक्सीडेंट, तो सन ने पुश किया, तो हमारा या तो एक्सीडेंट हुआ या रोड रेज हो गई। ऐसे लोगों को सूर्य को जरूर जल देना चाहिए भाई, ये कॉम्बिनेशन को तो सूर्य को जरूर जरूर जल देना चाहिए, क्योंकि क्रोध का शांति ऐसे लोग नहीं कर पाते हैं, और स्टूपिड डिसीजंस ले लेते हैं। करियर में भी ये लोग बहुत नुकसान करते हैं अगर स्टूपिड डिसीजंस लेते हैं तो, क्योंकि क्या होता है, ये लोग एकदम से फॉलोअर हो जाते हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स। एंड फिर वो बॉस को नहीं समझ पाते कि यार हो सकता है कि वो कुछ गलत कर रहा हो, बस हमको तो फॉलो करना है क्योंकि हमको ऑर्डर मिले हैं।
बट एक्सट्रीमली गुड वर्कर्स, एक्सट्रीमली गुड फाइटर्स, ऐसे लोगों को पुलिस में, सी दे आर इनटू अ हैबिट ऑफ टेकिंग ऑर्डर्स, सो दे आर वेरी गुड military officers, they are very good police officers, they do very good these things. वर्दी वाली जगहों पे बहुत अच्छा काम करते हैं क्योंकि वहाँ नियम होते हैं ना, नियम कानून का बहुत पालन करते हैं, बशर्ते कि गलत घर में ना बैठे और बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो। एक चीज बताइएगा, जैसे लास्ट आपने बताया था पिछली क्लास में कि वो जो हाँ कॉम्बस्ट और एग्जॉल्टेड और वो वाला, तो अगर हाँ, सन रहता है, मोस्टली सन के आसपास नहीं, ही रहते हैं तो ये कॉम्बस्ट होता है। combust is a different concept, combust is a different concept, exalted and debilitated is a different concept. नहीं नहीं, तो ऊंच जैसे आप बोल नीच रहे थे कि ज्वलित, हम्म, तो कॉम्बस्ट का मतलब आप ये यही बोल रहे थे ना कि वो उसका खत्म ही हो गया, कोई उसका फायदा नहीं हाँ, उस जगह का। उसके कारतत्व खत्म कर देता है ना। जैसे हम्म देखो, वही यही यही इंपॉर्टेंट चीज समझना, क्या डिग्री होगी तो वो खत्म हो पाएगी। भाई सूर्य जहां बैठता है, ठीक है, वहां हम्म खराब रिजल्ट देता है। शनि जहां बैठता है वहां अच्छे रिजल्ट देता है। सूर्य जहां देखता है वहां अच्छे रिजल्ट देता है। शनि जहां देखते हैं वहां खराब रिजल्ट देते हैं। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि देख किधर रहा है? अब भाई जस्ट सामने अगर पहले घर में बैठा है सूर्य, तो सातवें घर में दृष्टि पड़ेगी उसकी। और शनि की 3 दृष्टियां हैं, शनि की दृष्टि पे हम क्लास लेंगे। ठीक। शनि की दृष्टि 3 है, जुपिटर की 3 है, मंगल की 3 है, इन पे हम क्लास लेंगे। हम्म ठीक है, ठीक। बाकी की दो है, राहु केतु को नहीं मिली है, सन और मून को एक एक है। ठीक है, हम्म अच्छा, सन सैटर्न में एक इशू ये भी हो जाता है ना कि मून हो गया, वीनस हो गया, केतु, राहु, सब अफेक्ट हो जाते हैं। अब हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था ना कि सैटर्न जो है वो कॉम्बिनेशन था राहु केतु का। ठीक है, ये हम्म कंसेप्ट डिस्कस किया था। तो किया था। जब शनि डिस्टर्ब हो रहे हैं तो राहु केतु भी तो डिस्टर्ब हुए ना। तो जब भी ये दोनों कॉम्बिनेशन साथ होंगे तो मून जहां भी बैठा होगा, राहु जहां बैठा होगा, केतु जहां बैठा होगा, ये थोड़े से खराब रिजल्ट्स देगा। अच्छे घरों में बैठा होगा तो भी। अच्छा यहाँ देखो, तो डिस्टेंस का फैक्टर ज्योतिष, नहीं होता कि कितने दूर पे है? नहीं, यहाँ डिस्टेंस का फैक्टर नहीं होता क्योंकि किसी ना किसी वजह से दृष्टि पड़ जाएगी या ट्राइन में होगा। तो इट इज एग्जैक्ट, ज्योतिष इज एग्जैक्टली लाइक मैथमेटिक्स, एक सूत्र है। अब वो सूत्र को तुम कितना कॉम्प्लिकेटेड करते जाओगे ये तुम्हारी चॉइस है, कि तुमने सिर्फ दृष्टि को देखा, तुमने सिर्फ डिग्री को देखा। अब इसके अलावा ट्रांजिट है, ट्रांजिट भी बड़ा है, नक्षत्र है, वही भी एक बड़ा कंसेप्ट है। हम कितने कॉम्बिनेशंस को ऐड करते जाएंगे एक प्रिडिक्शन देने के लिए। भाई अगर कोई ग्रह है, उसके साथ कोई और ग्रह बैठा है, उसको कोई दृष्ट कर रहा है, वह इस राशि में बैठा था, या उसका ट्रांजिट हो रहा था उसके ऊपर किसी ग्रह का, कोई सा नक्षत्र चल रहा है, ये सारे कॉम्बिनेशन मिलाएंगे तो फिर तो बढ़ता ही चला जाएगा ना। तो हम अपने आप को कहाँ रोक पाते हैं, यह डिसाइड करना होगा हमको, क्योंकि भाई ये तो बढ़ता ही चला जाएगा। महादशाएं चल रही हैं, अंतरदशाएं चल रही हैं, 7 8 तो मैंने बता दिए। मतलब एक सिंगल प्लैनेट हैज 8 थिंग्स। फिर नवमाशा है, उसमें देखना पड़ेगा नवमांश में क्या चल रहा है, D10 चार्ट, D9 चार्ट, हर चार्ट में देखना पड़ेगा जाके। तो बड़े बड़े सारे इफेक्ट्स हैं। ठीक है, चलो अगली क्लास में आते हैं इसी के बाद से, तब राहु केतु का डिस्कशन करते हैं और वक्री ग्रहों का डिस्कशन करते हैं। ठीक है।